नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सुबह 10 बजे की 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, अंबिकापुर के मैनपाट में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है और इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। सीएम और डिप्टी सीएम अंबिकापुर इसके लिए पहुंच भी गए हैं। तो वहीं रायपुर में आज कांग्रेस की सभा भी देखने को मिलेगी, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं इन दोनों सभाओं पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया और दोनों प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। तो 10 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली खबर आपको एक बार फिर से बता दें, अंबिकापुर से खबर, जहां मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आज होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे, आगाज आज करने वाले हैं। तो वही दूसरी बड़ी खबर यह है कि रायपुर में आज मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी रहेगा और उनका संबोधन होगा। तो वही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन से अंबिकापुर पहुंच गए हैं। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह शिविर का समापन करेंगे। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर सांसदों और विधायकों के लिए फायदेमंद होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपाट में ये होना है, 3 दिन तक ये चलेगा और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका आगाज करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन से अंबिकापुर पहुंच चुके हैं और बीजेपी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो उसका शुभारंभ आज होगा और समापन की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह इस शिविर का समापन करेंगे। और देखिए, बड़ी बात जो है कि सांसद और विधायकों को इस शिविर का फायदा होगा। मैनपाट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और आज से इसका शुभारंभ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी इस वर्ग का शुभारंभ करेंगे और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। और बीच में कई विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय पंचायत और कृषि मंत्री, वो भी आ रहे हैं। वी सतीश जी आ रहे हैं, शिव प्रकाश जी आ रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हमारे नेतागण आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण वर्ग हम सांसदों और विधायकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम लोगों को संसदीय ज्ञान में हम लोगों की वृद्धि होगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बड़ा सहयोगी होगा। सर, लगातार बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। जी हां, किसान, जवान और संविधान सभा में शामिल होंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खड़गे जीत का मंत्र देंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रायपुर आज वो पहुंचेंगे। किसान, जवान और संविधान सभा होने वाली है जिसमें वो शिरकत करेंगे और उनका संबोधन होगा। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज खड़गे देने वाले हैं। तो काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है और आज रायपुर वो पहुंचेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी देखिए कर ली गई है और किसान, जवान और संविधान सभा है जिसमें वो शामिल होंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं मैनपाट में। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है, कितना अहम ये शिविर माना जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो 1.5 साल की सरकार है उससे संबंधित भी चर्चा होगी और कई सारे जो मंत्री हैं क्योंकि प्रशिक्षण देने की बात है तो उन मंत्रियों को सरकार के काम काजों के बारे में विधायक हैं और नेता हैं, इन तमाम लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 11 साल से ज्यादा हो गए हैं सरकार को और जिस तरीके से देश में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है और देश की जो साख है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी,
इन तमाम विषयों को लेकर भी केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसका जनता के बीच में कितना इम्पैक्ट हुआ, इन तमाम बातों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उद्घाटन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इसमें शामिल होगा। और सब अलग अलग सेशन में अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, इनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में ऋतु सियासत भी है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर से आरोप पहले भी लगाए, जैसे कि हमने उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है 1.5 साल में फेल हो गई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायक, सांसद और मंत्रियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये सियासी विषय भी है और भारतीय जनता पार्टी का शिविर है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह किस तरीके से भरा जाए, उन्हें किस तरीके से बताया जाए कि ये सरकार जो है वो जनता की सरकार है, आमजन की सरकार है और निचले स्तर के जो व्यक्ति हैं, अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, उसके लिए काम कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर मंत्रियों, नेताओं और सांसदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी बिल्कुल जुल्फिकार, एक तरफ देखिए बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जिसका आज से आगाज होगा, तो वही दूसरी बड़ी हलचल ये भी होगी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आज दौरा है। किसान जवान और संविधान सभा में वो शामिल होने वाले हैं। जी, रायपुर में कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे एक सम्मेलन होने जा रहा है, एक सभा होने जा रही है जिसका फोकस सीधे तौर से किसान, जवान और संविधान। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि केंद्र की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, किसान जो है परेशान है। और इसके साथ ही केंद्र की सरकार की जो जिस तरीके से काम चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो हमारे जवान हैं उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी ये शुरू से आरोप लगाती रही है पिछले काफी लंबे समय से कि संविधान को खतरा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो यही वजह है कि ये किसान, जवान और संविधान एक सभा का नाम दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ऋतु ये जानने वाली बात भी है कि ये जो सभा है वो कितनी सफल होती है। उसके पीछे की वजह ये है कि राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है और हालांकि बारिश होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 3 डोम तैयार किए हैं, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और जो लक्ष्य रखा है कि 25,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, तो उनके पहुंचने में दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि सुबह से अगर देखें तो बारिश हो रही है, मैं भी अगर बाहर खड़ा हूँ, हालांकि छाया में हूँ, लेकिन अगर पीछे देखें तो बारिश जो है वो लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। अब जब यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो वो निश्चित तौर से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे। और इसे दूसरे तरीके से ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस सभा के माध्यम से अगला जो चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, उसकी तैयारी में इससे जुटने वाली है। क्योंकि 1.5 साल तक अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार हुई और कांग्रेस सीधे तौर से आरोप लगा रही है कि ये सरकार जो है 1.5 साल में ही फेल हो गई है। हर व्यक्ति इससे नाखुश है। चलिए, दोनों बड़ी हलचल पर नजरें आप बनाए रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे सिंगरौली से बड़ी खबर जो एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। कलिंगा के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। करीब देखिए 6 लाख से भी ज्यादा रुपए ठगने का आरोप लगा है और 3 युवकों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो सिंगरौली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला है। कलिंगा के 2 कर्मचारी जिन पर केस अब दर्ज कर लिया गया। तो नौकरी दिलाने के नाम पर देखिए इन्होंने ठगी की थी, ऐसे आरोप लगे हैं और 6 लाख से भी ज्यादा रुपए ठगने का इन पर आरोप है। 3 युवकों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। इधर छतरपुर में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। पानी से लबालब सड़क पर ग्रामीण बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने खस्ता हाल सड़क को जल्द बनाने की मांग की है। दरअसल धनुपुरा न्यागांव से जोड़ने वाली सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह इतने गड्ढे हैं कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बदहाल सड़क के चलते ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है और बारिश होने के बाद आवाजाही में परेशानी हो जाती है। बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है। बता दें कि ये सड़क 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ती है। समस्याएं होती है कि कई बार वो लोग भी रोड की जानकारी ना होने के कारण वो लोग गिर जाते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं। निकालते हैं तो गिरते हैं मोटरसाइकिल से, कहीं कसी से। और रोड जब
आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द डाला जाए ताकि जो ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या जल्द से जल्द निराकरण हो सके। उनके माध्यम से हम ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद उनसे चाहते हैं। हमारा न शासन से दिक्कत है, न हमें प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से। हम लोग युवा हैं और हम अपने सही रास्ते से, सिद्धांत रास्ते से हम बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो एक हम पंडाल लगा के शांति से हम लोग बैठेंगे, सभी ग्रामीण हमारे साथ बैठेंगे और हमारी यही मांग है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। मैं अगर लोगों तक बात नहीं पहुंची और मेरे गड्ढे में बैठने से उन तक बात पहुंचती है तो मैं एक बार नहीं हजारों बार बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं केवल उनसे एक विनती करता हूं कि इस रोड को डलवा दीजिए, क्योंकि ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चों का यहां से आना जाना होता है जो कि स्कूल जाते हैं, वो कई बार साइकिल से आते हैं और इन गड्ढों में फंसकर गिर जाते हैं। मेरा एक छोटी सी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बस ये ज़्यादा लंबा रोड नहीं है, धनुपुरा खर्रोई तक का 8 किलोमीटर तक का रोड है। 8 किलोमीटर में लगभग 10, 15, 20 मिनट लगना चाहिए। 2-2 घंटे तक गाड़ियां फंसी रहती हैं, रुकी रहती हैं। बस मेरी इतनी सी विनती है उनसे कि रोड डलवा दीजिए ताकि लोगों को आने और जाने में सुविधा हो सके। हर पंचवर्षीय में इन गांव वालों से वादे भी किए जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो वादे भी करते हैं रोड डलवा देंगे, लेकिन आज तक ये रोड नहीं डलवाया गया और इन गाँव वालों को रोड के नाम पर ठेंगाई थमाया गया है। तो मैं जिनके भी अंडर में रोड आता है तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा और हम सभी गांव वाले भी यही निवेदन करते हैं कि हमें रोड डलवा दीजिए साहब, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि रोड के बिना बहुत ज्यादा समस्या है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमें स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और आने जाने में लोगों को भी, अन्य जो राहगीर भी आते हैं उन्हें भी समस्याएं होती है कि कई बार वो लोग भी रोड की जानकारी ना होने के कारण वो लोग गिर जाते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं। बड़ी खबर मेहर से। झिरना गांव में रेत माफिया का अजब कारनामा। जी हां, रेत माफिया ने पुलिस चौकी के पास रेत का ढेर लगाया है और जल संसाधन विभाग की जमीन पर अवैध रेत का ढेर। रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर हमला किया था और हमले के बाद से रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो मेहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झिरना गांव का ये मामला है जहां पर रेत माफिया ने अजब कारनामा कर दिखाया। रेत माफिया ने देखिए पुलिस चौकी के पास रेत का ढेर लगा दिया और जल संसाधन विभाग की जमीन पर अवैध रेत का ढेर लगाया। तो रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर हमला भी किया था और हमले के बाद से रेत माफिया के खिलाफ अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मेहर के झिरना गांव से। मेहर में रेत माफिया जहां पर पुलिस के नाक के नीचे ये कारनामा किया। झिरना गांव का ये मामला है। रेत माफिया ने पुलिस चौकी के पास से देखिए अवैध रेत का ढेर खड़ा कर दिया और यह अवैध रेत का ढेर जल संसाधन विभाग की जमीन पर रखा गया है। और बता दें कि रेत माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि 2 दिन पहले नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला तक किया था, जिसके बाद से रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। और चलिए बढ़ते आगे। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां पर मवेशियों का अड्डा बनी है हरिन भट्टा आंगनबाड़ी। तो हरिन भट्टा आंगनबाड़ी में गेट नहीं होने से परेशानी हो रही है और बरसात में आंगनबाड़ी के अंदर मवेशी घुस जाते हैं। कीचड़ और गंदगी के बीच बच्चे बैठने को मजबूर है और अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बलौदा बाजार से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मवेशियों का अड्डा हरिन भट्टा आंगनबाड़ी केंद्र इस वक्त बन चुका है। गेट यहाँ पर नहीं है, ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बरसात में और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश का पानी तो भरता है, साथ ही साथ गेट नहीं होने के चलते मवेशी भी यहाँ पर घुस जाते हैं। बढ़ते आगे सिंगरौली से बड़ी खबर, जो एनटीपीसी की नहर में शव मिला है। हाइड्रो प्लांट के पास जाली में फंसा हुआ ये शव मिला और मृतक की पहचान वीरेंद्र राय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सिंगरौली से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनटीपीसी की नहर में शव मिला है हाइड्रो प्लांट के पास और जाली में ये शव फंसा हुआ था। मृतक की पहचान हो गई है, वीरेंद्र राय नाम बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, सिंगरौली से ये बड़ी खबर है। एनटीपीसी की नहर में शव मिला है और हाइड्रो प्लांट के पास जाली में ये शव फंसा हुआ था। मृतक की पहचान कर ली गई है। वीरेंद्र राय
के रूप में इसकी पहचान हुई है। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट है। राजधानी रायपुर में अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान जताया गया है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में देखा जाए तो 24 घंटे तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है और वहीं 9 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम इस वक्त एक्टिव है। आज और कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। रविवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला। उमरिया में 9 घंटे में 3.5 इंच पानी गिरा है और आज आधे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर, सिवनी, मंडला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। बैतूल, खंडवा और खरगोन में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम इस वक्त एक्टिव बताए जा रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में बारिश का दौर जारी रहेगा। अनूपपुर से बड़ी खबर, 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। एक्स्ट्रा क्लास से छुट्टी की भरपाई की जाएगी। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की गई है। अनूपपुर से ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी रहने वाली और वजह बताई जा रही है भारी बारिश, जिसको देखते हुए ये आदेश जारी कर दिया गया है। और जो पढ़ाई का नुकसान होगा, बताया जा रहा है कि छुट्टी की जो भरपाई है वो एक्स्ट्रा क्लास से होगी और फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बड़ी खबर अनूपपुर से, जहां तेज बहाव में कार बह गई। एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है। 3 लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। अमरकंटक से दर्शन करके लौट रहे थे और सजहा टोला में सैलाब आने से ये हादसा हुआ है। किरण घाट के ओढेरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो अनूपपुर से ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। तेज बहाव आया था और कार सवार लोग बह गए थे। पिछले 2 दिनों से अनूपपुर जिले में थोड़ी सी बारिश की स्थिति गंभीर है। सभी नदी नाले उफान पर है। सभी जगहों पर व्यवस्था बनाई गई है। अभी तत्काल में एक घटना जरूर सामने आई है, जिसमें कि एक नदी में, एक रपटे में थोड़ा सा पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण एक कार बह गई, जिसमें अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और सारे जो भी उसमें 5 से 6 लोग सवार थे उनको रेस्क्यू करके मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जिले में सभी जगहों पर जो भी नदी नाले उफान पर है या फिर पानी का जल स्तर थोड़ा ज़्यादा है, उन्हें सतर्क कर दिया गया है एवं सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक रपटे पे गाड़ी बहने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको देखते हुए हमारा कोतवाली का, राजेंद्र ग्राम का एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एंड होमगार्ड का बल यहाँ पर उपस्थित है। हम जो है यहाँ पर अभी सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उनको जो गाड़ी बही है उसको सुरक्षित वे में उनको रिकवर कर पाएं और जो उनमें लोग हैं उनको हम लोग सुरक्षित निकाल पाए। बारिश से पानी आया तो बाढ़ आया, बाढ़ आने में क्षति हुआ तो हम तो भाग गए, घरों में घुस गए, सब गल्ला बह गए, किसी का क्या होगा, पेटी बह गई, किसी का पैसा बह गया। सर 2-3 दिन से पानी लगातार गिर रहा है और आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हुआ है, जो पहाड़ों पूरा पानी एकदम से यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत तेजी से बारिश, घर राशन पानी सब अपना सब खत्म है। बचाने के चक्कर में राशन पानी बचाएं, बाल बच्चे बचाएं, राशन पानी बचाने के चक्कर में बाल बच्चे जाते हैं और हम अपने बाल बच्चे को लेकर भागे यहाँ से। पूरा आप देख सकते हैं स्थिति चारों तरफ की कैसी है और पूरा बहुत बुरा क्षतिग्रस्त हुआ है। आज बाढ़ आ गया एकाएकी अचानक। कौन सी जगह है, कहाँ? ये किरर है, वेयर हाउस के सामने मेरा मकान बना है जी। वो मकान में पूरा गल्ला, दाना पानी सब बह गया, बर्तन भाड़ा पूरा बह गया। कितने घर पर? सर यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही है और पानी ज़्यादा उभर आ गया सर। यहाँ पूरे घरों में पानी घुस गया है। पुल के ऊपर से एकदम पानी ऊपर से जा रहा था।
और उसमें उसी दौरान एक कार आई सर, उसी में एक कार भी बह गई। जी सर। कितने घर प्रभावित हुए? यहाँ कम से कम सर 10-15 घर प्रभावित हुए और आसपास जो खेत में फसल लगे थे सर, वो फसल भी सारे नुकसान हो ये गए। लगातार आज 3-4 दिन से बारिश हुआ है। अचानक 6 बजे इतना बाढ़ आया कि हम लोगों के पास कुछ चीज ऐसे नहीं बच गया। क्या क्या नुकसान हुआ? हम लोगों का 3 गाड़ी रेता बह गई, 3 गाड़ी गिट्टी, 3 गाड़ी घरों में क्या नुकसान पहुंचा? कुछ चीज ऐसे नहीं बच गया। खाने के लिए हम लोगों के पास कुछ चीज ऐसे नहीं बच गया कि लगातार अनूपपुर जिले में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश की संभावना जताई जा रही थी और लगातार पानी गिर भी रहा था। इसी बीच अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत औढ़ेरा में अचानक रीवा अमरकंटक मार्ग पर एक रपटा पुल पर अचानक बाढ़ आ जाने से काफी तेजी से पानी आ गया और आसपास के लगभग 10 से 12 घरों को प्रभावित करते हुए पुल को भी क्षतिग्रस्त किया। इसी बीच एक दुखद घटना यह है कि एक अमरकंटक की ओर से अनूपपुर जा रही एक कार उस बहाव के चपेट में आ गई और उसमें लगभग 4 से 6 लोगों की संभावना जताई जा रही है कि उस कार में सवार थे और उस तेज बहाव में बह गए। यहाँ मौके पर एनडीआरएफ की टीम और जिला कलेक्टर और एसपी अनूपपुर मौके पर मौजूद रहे हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। देखना होगा कि किस समय तक वह कार को बरामद कर लिया जाता है और लोग उस पर कितने लोग मौजूद रहे उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अनूपपुर से आशीष सेन, एनडीटीवी के लिए। बड़ी खबर मंडला से, आज और कल स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों की भी 10 जुलाई तक छुट्टी रहेगी। जिले में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। तो मंडला से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। तो वही आंगनबाड़ी केंद्रों की बात की जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र भी 2 दिन तक बंद रहने वाले हैं। बड़ी खबर धार से, अवैध शराब पर विवाद बना खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, हथियार भी चले हैं। हिंसा में एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों घायल युवकों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है, तलाश अभी की जा रही है। तो धार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध शराब पर विवाद हुआ और ये खूनी संघर्ष में बदल गया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, हथियार भी चले हैं और इस हिंसा में एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले के जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्ती कर ली है और तलाश अब की जा रही है। सूरजपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर खोड पंचायत में एक ही बिल्डिंग में 50 सीट प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीट वाला बालक आश्रम संचालित हो रहा है। ये दोनों जिस बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं वो महज 10 सालों में जर्जर हो गया है, जिसे जान जोखिम में डालकर यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने और रहने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। तो ये देख सकते हैं सूरजपुर जिले का ये दूरस्थ इलाका खोड़ है, ओड़गी जनपद पंचायत का, जहाँ की स्थिति अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बालक छात्रावास और जो आश्रम है दोनों एक ही बिल्डिंग में यहाँ पर संचालित होती है, जबकि जो बालक आश्रम है उनका जो पढ़ाई का व्यवस्था है वहाँ पर वो भी यहीं पर होता है और इसी बरामदे में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में सीधे जो इनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको लेकर भी समझने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं इसको जो बिल्डिंग का कार्यालय है और कार्यालय भवन में ही जो बिजली की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर लगाया गया, आप देख सकते हैं सोलर लाइट की ये बैटरियाँ हैं, लेकिन ये सालों से बंद पड़ी हैं। इसकी शिकायत भी इन्होंने कई बार की है, लेकिन ये चालू नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ठप पड़ी है, क्योंकि मोटर जो चलता है यहाँ पे इसी बिजली के सहारे यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब मोटर भी नहीं चल रहा, जिससे छात्रों को काफ़ी समस्या यहाँ पे हो रही है। पानी उनको दूर से हैंडपम्प से या दूर से लाना पड़ रहा है। ऐसे में जो बिल्डिंग की आप स्थिति देख सकते हैं कि जगह जगह से 10 साल का ये बिल्डिंग है और जगह जगह से इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि दरारें आ गई हैं। सरिया आपको
दिख जाएगा कि छत से सरिया किस तरह से झांक रहा है। ये बिल्डिंग 150 छात्रों का ये जो हॉस्टल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 75 से 80 बेड ही हैं और एक बेड में 2-2 छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। सुना आपने, एक ही बिल्डिंग में 50 सीट का प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीट का बालक आश्रम संचालित हो रहा है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई बरामदे पर होती है। बात बिल्डिंग की करें तो इसके छत के प्लास्टर उखड़ गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई और रहने को मजबूर हैं। जर्जर बिल्डिंग की वजह से बारिश होने पर छत से पानी टपकने लगता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई आए दिन प्रभावित होती रहती है। दूरस्थ इलाका होने की वजह से यहाँ बिजली की भी समस्या बनी रहती है। हालांकि इसके लिए क्रीड़ा विभाग ने छात्रावास में सोलर लाइट की व्यवस्था कराई थी, लेकिन उसकी बैटरी करीब 2 सालों से खराब पड़ी है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लाइट न होने की वजह से यहाँ के बच्चों को हैंड पंप पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ 150 बच्चों के लिए 8 कमरों में 75 बेड लगाए गए हैं, यानी एक बेड में 2 बच्चों की रहने की व्यवस्था है। यहाँ की कुव्यवस्था की शिकायत अधिकारियों से कई बार की गई है, लेकिन इस पर अधिकारियों के अपने ही तर्क हैं। देखिए, लाइट का भी समस्या है। 1.5 साल से ये यहाँ की जो लाइट लगा है वो बंद हो गई है, मतलब इसका बैटरी बैठ चुका है और इन्वर्टर भी ख़राब हो गई है। तो हम लोग यहाँ गांव के जो बगल से, मतलब पारे से जो प्लांट है वहीं से खींचकर काम चलाते हैं। वर्तमान में जैसा आप लोगों को पता है, खोड़ बहुत ही पहुंच विहीन जगह है। वहाँ हमारे प्री मैट्रिक जो हमारा जो आश्रम चल रहा है, वहीं हमारा प्री मैट्रिक आश्रम भी चल रहा है। तो इस कारण जगह की कमी तो है ही। हमने धरती आबा योजना के तहत एक प्रस्ताव भी भेजा है ताकि हमारा नया भवन बने तो एक कंजेशन हमारा कम होगा। हम जैसे कि हमारे ज़िले में जितने भी जर्जर भवन हैं या जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, हम उनका लगातार अपने अनुरक्षण मद में उनका प्रस्ताव भेजते हैं और हम इन सभी को ठीक करा दें। दूरस्थ इलाके में भी आदिवासी छात्रों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने छात्रावास बनवाया था, लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही और विभागीय भ्रष्टाचार की वजह से इन इलाकों में आज भी बच्चे शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सूरजपुर से इमाम हसन की रिपोर्ट। बड़ी खबर विदिशा से। खाली प्लॉट से मिला नरकंकाल, परिजनों ने शव की पहचान कर ली है। 19 जून से शख्स लापता था। मामले की जांच में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नरकंकाल मिला है खाली प्लॉट से और शव की पहचान परिजनों की तरफ से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शख्स 19 जून से लापता था, तलाश की जा रही थी और अब एक खाली प्लॉट से नरकंकाल मिला है और मामले की जांच अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। अज्ञात कंकाल की सूचना प्राप्त हुई थी, जो मौके पर पहुंच घटना से निरीक्षण किया गया है, जिसकी पहचान प्रथम दृष्टया अपने लाल सिंह नामदेव के नाम से हो रही है, जो 19 तारीख को गुमा था और 20 तारीख को थाने पर उसको गुमनाम पंजीबद्ध है। घटनास्थल निरीक्षण से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मृतक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। जो कंकाल गले में भी गमछा का सर्कल मिला है और पेड़ पे गमछा बना हुआ मिला है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। कौन थे ये, आपको क्या लगता है? देवर छोटे वाले। क्या नाम था इनका? लाल सिंह। कब से लापता थे? 19 तारीख से। 19। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? कराई थी, 19 तारीख की गई। तो अभी आपने देखा नरकंकाल पहचान में आ गए क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो लग रही है अब हमें। काय से लग रहा है आपको? क्या कपड़ा से। कपड़े वही जो पहने हुए थे? हाँ, कहाँ रहते? कहाँ थे? शादी हुई थी कि नहीं? हाँ, हो गई थी। और अब नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।